नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आपका स्वागत है। इतिहास कक्षा 8वीं के 9वें पाठ स्वतंत्रता युद्ध का अंतिम चरण को लेकर प्रस्तुत हैं। आइए इस पाठ में का अध्ययन करते हैं। इस पाठ में हम भारत छोड़ो आंदोलन, भूमिगत आंदोलन, आजाद हिंद सेना का कार्य आदि का अध्ययन करेंगे। 1935 ईस्वी का कानून। इस कानून के अनुसार भारत में अंग्रेजी शासित प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक संघ राज्य स्थापित करने का प्रावधान किया गया। तदनुसार अंग्रेज शासित प्रदेशों का शासन भारतीय प्रतिनिधियों के हाथों में दिया जाने वाला था। यदि रियासतें संघ राज्य में विलीन हो जाती हैं तो उनकी स्वायत्तता समाप्त होने वाली थी। अतः रियासतदारों का संघ राज्य में सम्मिलित होने से इनकार करना स्वाभाविक था। परिणाम स्वरूप इस कानून में उल्लिखित संघ राज्य की योजना प्रत्यक्ष में नहीं आ सकी। प्रांतीय मंत्रिमंडल। 1935 ईस्वी के कानून से राष्ट्रीय कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी। फिर भी इस कानून के अनुसार प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लेने का निश्चय किया। 1937 ईस्वी में देश के 11 प्रांतों में चुनाव हुए। उसमें 8 प्रांतों में राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और उनके मंत्रिमंडल सत्ता में आए। अन्य 3 प्रांतों में किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं था, अतः वहां मिलीजुली सरकारें बनाई गई। राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने राजनीतिक बंदियों की कारावास से रिहाई, उद्योगोन्मुखी शिक्षा का प्रारंभ, दलित समाज की सुधारित उपाय योजना, शराबबंदी, किसानों के लिए ऋण निवारण कानून जैसे लोक कल्याणकारी कार्य किए। क्रिप्स योजना। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने जापान के विरोध में अमेरिका का पक्ष लिया था। जापानी सेनाएं भारत की पूर्वी सीमा के निकट आ पहुंची गईं। यदि जापान भारत पर आक्रमण करता है तो उसका प्रतिकार करने के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना इंग्लैंड को आवश्यक लगने लगा। फलतः इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। मार्च 1942 ईस्वी में उन्होंने भारत के विषय में एक योजना भारतीयों के सामने रखी, परंतु इस योजना से किसी भी राजनीतिक दल की संतुष्टि नहीं हुई। इस योजना में पूर्ण स्वाधीनता की मांग का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, अतः राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस योजना को निरस्त कर दिया। क्रिप्स की इस योजना में पाकिस्तान की निर्मिति का समावेश नहीं था। परिणामतः मुस्लिम लीग ने भी इस योजना को ठुकरा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रीय कांग्रेस। 1939 ईस्वी में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिलिथंगो ने घोषणा की भारत इंग्लैंड की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ है। इंग्लैंड ने यह भी दावा किया कि इंग्लैंड यूरोप में लोकतंत्र की रक्षा करने हेतु युद्ध कर रहा है। तब राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि यदि इंग्लैंड का यह दावा सत्य है तो इंग्लैंड भारत को तुरंत स्वतंत्रता प्रदान करे। इंग्लैंड ने इस मांग को पूर्ण करने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप नवंबर 1939 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स योजना के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रखर आंदोलन चलाने का संकल्प किया। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी ने भारत में ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर भारत को स्वाधीनता देने की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई कि यदि मांग नहीं मानी ली गई तो राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अहिंसक आंदोलन प्रारंभ करेगी। भारत छोड़ो प्रस्ताव। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर क्रांति मैदान राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी ने वर्धा में अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं, यह प्रस्ताव पारित किया गया। उस पर मुंबई के अधिवेशन में अंतिम मुहर लगने वाली थी। 8 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा और यह प्रस्ताव प्रचंड बहुमत से पारित हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया। गांधी जी ने इसी क्षण से प्रत्येक स्त्री पुरुष यह मान लें कि वह स्वतंत्र हुआ है और स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में व्यवहार करे। हम भारत को स्वतंत्र करेंगे अथवा ऐसे भगीरथ का प्रयास करते हुए मर तो भी जाएंगे। गांधी जी की जनता से करेंगे या मरेंगे, इस भावना से बलिदान देने के लिए तैयार रहने हेतु स्फूर्तिदायी आह्वान किया। जन आंदोलन प्रारंभ। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को बंदी बनाए जाने का समाचार पूरे देश में फैल गया। क्रुद्ध जनता ने स्थान स्थान पर जुलूस निकाले। पुलिस ने लोगों पर लाठियां चलाई, गोलीबारी की, फिर भी लोग भयभीत नहीं हुए। ब्रिटिश सरकार की दमननीति का प्रतीक बने कारावासों, पुलिस स्थानों, रेल स्थानकों आदि स्थानों पर आंदोलकों ने हमले किए। सरकारी कार्यालयों को अपने अधिकार में कर लेने के प्रयास हुए। महाराष्ट्र में चिमूर, आष्टी, यावली, महाड़, गारगोटी आदि अनेक गांवों में बच्चों से लेकर बूढ़ों ने जीवटता और अपूर्व धैर्य के साथ किया हुआ संघर्ष अविस्मरणीय रहा। भाई देखते हैं, चलो समझते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार मांगों को लगातार दुर्लक्षित और उपेक्षित कर रही थी, अतः राष्ट्रीय कांग्रेस ने युद्ध विरोधी प्रचार करने का निश्चय किया। इसके लिए निर्णय लिया गया कि सामूहिक आंदोलन न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति कानून तोड़ेगा। इसी को व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं।
आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। इसके बाद लगभग 25,000 सत्याग्रहियों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में सहभागी होकर कारावास सहा। क्या तुम जानते हो प्रेरणादायी कहानियां बालवीरों की? स्वतंत्रता युद्ध में विद्यालयीन छात्रों ने भी अपना योगदान दिया। नंदुरबार के विद्यालय के छात्रों ने शिरीष कुमार के नेतृत्व में तिरंगा झंडा लेकर जुलूस निकाला, वंदे मातरम के नारे लगाए। पुलिस ने क्रोध में आकर छोटे बच्चों पर भी गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में विद्यालय में पढ़ने वाले शिरीष कुमार, लालदास, धनसुखलाल, शशिधर और घनश्याम आदि छात्र बलिदान को प्राप्त हुए। भूमिगत आंदोलन 1942 ईस्वी के अंत में यह जन आंदोलन एक नया मोड़ आया। आंदोलन की बागडोर युवा समाजवादी कार्यकर्ताओं के हाथ में आ गई। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, छोटू भाई पुराणिक, अच्युतराव पटवर्धन, वरुणा असफ अली, यूसुफ मेहर अली, सुचेता कृपलानी, एस.एम. जोशी, सिरूबाऊ लिमय, नाग गोरे, यशवंतराव चौहान, वसंतदादा पाटिल, मगनलाल बागड़ी, उषा मेहता जैसे अनगिनत नेता अग्रसर थे। रेल की पटरियों को की तोड़फोड़ करना, टेलीफोन के तार काटना, पुल उड़ाना जैसी गतिविधियों द्वारा आंदोलनकारियों ने संचार और सरकारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। संपूर्ण भारत में आंदोलन फैल गया। सिंध प्रांत में हेमू कालानी को समाचार मिला कि सशस्त्र ब्रिटिश सेना को ले जाने वाली रेल आ रही है। उसने अपने साथियों के साथ रेल की पटरियां ध्वस्त करने का प्रयास किया। न्यायालय ने उन सबको फांसी की सजा सुनाई। वर्तमान रायगढ़ के जिले की करजत तहसील के भाई कोतवाल का आजाद दस्ता, नागपुर के जनरल आवारी की लाल सेना जैसे दलों ने कई महीनों तक सरकार की नाक में दम कर रखा था। मुंबई में विठल जवेरी, उषा मेहता और उनके साथियों ने एक गुप्त प्रसारण केंद्र स्थापित किया। उसे आजाद रेडियो कहते हैं। इस रेडियो द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीत गाए जाते थे। देश में चल रहे आंदोलन से संबंधित समाचार तथा देशभक्त पर भाषण प्रसारित किए जाते थे। इससे आंदोलन को आगे बढ़ने में जनता को प्रोत्साहन मिलता था। ऐसे प्रसारण केंद्र कोलकाता, दिल्ली और पुणे में कुछ समय तक चले। समानांतर सरकार, देश के कुछ हिस्सों में से अंग्रेज सरकारी अधिकारियों को खदेड़कर वहां लोगों की सरकारें स्थापित की गई। इसी को समानांतर सरकार कहते हैं। बंगाल में मिदनापुर, उत्तर प्रदेश में बलिया और आजमगढ़, बिहार में भागलपुर और पूर्णिया जिलों में समानांतर सरकारों का गठन किया गया। महाराष्ट्र के सातारा जिले में क्रांति सिंह नाना पाटिल ने 1942 ईस्वी में अंग्रेज सरकार को निरस्त कर समानांतर सरकार की स्थापना की। कुंडल नामक क्षेत्र में क्रांति अग्रणी जीडी उर्फ बापू लाट के नेतृत्व में तूफान सेना की समानांतर सरकार का गठन हुआ। इस सरकार द्वारा राजस्व इकट्ठा करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को दंड देना जैसे कार्य किए जाते थे। इस सरकार द्वारा नियुक्त किए गए लोक न्यायालय लोगों के विवादों का निपटारा करते थे और लोग उनके न्याय को स्वीकार भी करते थे। इस सरकार ने साहूकारी प्रथा को विरोध करना, शराबबंदी, साक्षरता का प्रसार, जाति भेद उन्मूलन जैसे रचनात्मक कार्य किए। परिणाम स्वरूप समानांतर सरकार जनता के लिए प्रेरणा स्थान सिद्ध हुई। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व 1942 ईस्वी के आंदोलन में देशव्यापी आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया। स्वतंत्रता की प्राप्ति भारतीयों का लक्ष्य था और लक्ष्य को पाने के लिए असंख्य भारतीयों ने त्याग किया। अनगिनत लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी। आंदोलनकारियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें बंदी बनाकर रखने के लिए जेलें ही कम पड़ गई। सानी गुरुजी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आदि के राष्ट्रभक्ति पर गीतों ने आंदोलनकारियों में चेतना का संचार किया। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। आजाद हिंद सेना भारत छोड़ो आंदोलन शिखर पर था। उस समय भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अभूतपूर्व प्रयास किए। भारत की पूर्वी सीमा पर हजारों भारतीय सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार खड़े थे। ये सभी आजाद हिंद सेना के थे। उनके नेता सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय सभा के एक महत्वपूर्ण नेता थे। उन्होंने 2 बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद का भार उठाया था। इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में उलझा हुआ है और इसी का लाभ उठाते हुए भारत को अपना आंदोलन पकड़ बनाना चाहिए, इसलिए अंग्रेजों के शत्रुओं से भी सहयोग प्राप्त करना चाहिए। यह सुभाष बाबू का विचार था, परंतु इस विषय में राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके मतभेद हुए। परिणाम स्वरूप सुभाष बाबू ने अध्यक्ष पद का त्याग पत्र दे दिया। जनता के सामने विभिन्न विचार रखने के लिए उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस अपने भाषणों द्वारा अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने का आह्वान भारतीयों से करने लगे। परिणामतः सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया। सुभाष बाबू ने जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया, इसलिए सरकार ने उन्हें रिहा कर उनके घर में नजरबंद बनाकर रखा। वहां से वे भेष बदलकर निकल गए। 1941 ईस्वी के अप्रैल में वे जर्मनी पहुंचे। जर्मनी के रेडियो बर्लिन केंद्र से उन्होंने जनता से भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र युद्ध में हिस्सा लेने का आह्वान किया। इसी समय रासबिहारी बोस ने सुभाष बाबू को जापान आने का निमंत्रण दिया। आजाद हिंद सेना की स्थापना। रासबिहारी बोस जापान में 1915 ईस्वी से रह रहे थे। दक्षिण पूर्व एशिया के देश प्रेमी भारतीयों को संगठित कर उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक संगठन स्थापित किया था। 1942 की ईस्वी के पूर्वार्ध में जापान ने दक्षिण पूर्व
एशिया के उन प्रदेशों को जीत लिया जो प्रदेश अंग्रेजों के अधीन थे। वहां ब्रिटिश सेना में कार्यरत हजारों भारतीय सैनिक और अधिकारी जापान के हाथ लगे। युद्ध में बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों की एक पलटन कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में रासबिहारी बोस ने तैयार की। उसे आजाद हिंद सेना नाम दिया गया। आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना का नेतृत्व किया। 1943 ईस्वी के अक्टूबर महीने में नेताजी ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। शाहनवाज खान, जगन्नाथ भोसले, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम कुमार सहगल आदि इनके प्रमुख सहयोगी थे। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन झांसी की रानी महिला पलटन की प्रमुख थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय जनता से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं का आह्वान किया। आजाद हिंद सेना का पराक्रम। नवंबर 1943 ईस्वी में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप जीतकर वे आजाद हिंद सरकार को सौंप दिए। नेताजी ने उन्हें क्रमशः शहीद और स्वराज नाम दिए। 1944 ईस्वी में आजाद हिंद सेना ने म्यांमार पर अराकान प्रदेश अपने नियंत्रण में कर लिया। असम के पूर्वी सीमा की चौकियां जीत ली। इसी अवधि में आजाद हिंद सेना को जापान से प्राप्त होने वाली सहायता बंद हो गई। परिणामतः इम्फाल का अभियान अधूरा रह गया, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में भी आजाद हिंद सेना के सैनिक पूरी जीवटता के साथ लड़ते रहे। लेकिन इसी अवधि में जापान ने आत्मसमर्पण किया। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटना में निधन हुआ। ऐसी स्थिति में आजाद हिंद सेना को हथियार डालने पड़े। इस प्रकार आजाद हिंद सेना द्वारा किए गए युद्ध का लोमहर्षक युद्ध समाप्त हुआ। आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद सेना के अधिकारियों पर राजद्रोह का अभियोग रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू जैसे निष्णात और बुद्धिमान विधि विद्वानों ने उनके बचाव का कार्य किया, परंतु सैनिकी न्यायालय ने उन अधिकारियों को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास का दंड सुनाया। फलतः भारतीय जनता में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रखर असंतोष उत्पन्न हुआ। अंततः सैनिकी न्यायालय द्वारा दी गई सजाएं सरकार को निरस्त करनी पड़ी। भारतीय नौसेना और वायुसेना का विद्रोह। आजाद हिंद सेना से प्रेरणा पाकर नौसैनिकों और वायु सैनिकों में असंतोष निर्माण हुआ। उसका विस्फोट 18 जनवरी 1946 ईस्वी को मुंबई में ब्रिटिश युद्धपोत तलवार पर हुआ। सैनिकों ने युद्धपोत पर तिरंगा ध्वज लहराया, अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध नारे लगाए। ब्रिटिश सरकार ने सेना भेजकर नए सैनिकों पर गोलियां चलवाईं। उनका जवाब भी विद्रोहियों ने गोलियों से ही दिया। मुंबई के श्रमिकों और आम लोगों ने नौ सैनिकों को समर्थन दिया। अंततः सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मध्यस्थता की और नौ सैनिकों ने शस्त्र नीचे रखे। मुंबई में हुए नए सैनिकों के विद्रोह को समर्थन देने के लिए दिल्ली, लाहौर, कराची, अंबाला, मेरठ आदि स्थानों पर वायुसेना के अधिकारियों ने भी हड़ताल की घोषणा की। यह विद्रोह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संतोष की भावना का पराकाष्ठा तक पहुंचाने का सूचक था। इस प्रकार 1942 ईस्वी से 1946 ईस्वी की अवधि में भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव चरमरा गई। भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा भारतीय जनता का ब्रिटिशों के प्रति प्रखर विरोध अभिव्यक्त हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना अंग्रेज सत्ता के आधार स्तंभ थे। वे भी अब ब्रिटिश विरोधी बनने लगे थे। इन सभी घटनाओं के फलस्वरूप भारत पर अपनी सत्ता दीर्घकाल तक बनाए नहीं रखी जा सकेगी। यह बोध अंग्रेज शासकों को हो गया। इस प्रकार से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।